इसका पहला सवाल देख लेते हैं हिस्ट्री का, जो सेकेंड शिफ्ट का सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए, तो इसका हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा इसका? कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए साहब, अगर जो बीपीएससी वाले क्लास किए होंगे ना, आप देखिएगा कि 50% सवाल क्या हो रहा है, टेली हो रहा है। और ये हम बार बार बोल रहे थे कि बीपीएससी के पीटी और दरोगा में बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं। इसीलिए करके उस समय रिस्पॉन्स आप लोग नहीं कर रहे थे। अगर उस समय रिस्पॉन्स करते तो अभी इतना बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता कि जो आपकी जानकारी में होता। चलिए देखिए, इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका वीर कुंवर सिंह। आपको पता है कि वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो बिहार में कहाँ से शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, ठीक है ना। तो झारखंड का, तत्कालीन झारखंड और उस समय का बिहार, वर्तमान का झारखंड और तत्कालीन बिहार, उस समय के बिहार की बात करेंगे। तो तत्कालीन बिहार मतलब उस समय के बिहार का एक रोहनी गांव था। रोहनी गांव से जो पड़ता था किस जिला में? देवघर जिला में पड़ता है। बिहार के रोहनी गांव से 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति की पहली बार शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति थी बिहार में, 12 जून 1857 को देवघर जिला पड़ता था उस समय, और वहाँ का एक रोहनी गांव था, वहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। फिर ये पूरे बिहार में फैली और पटना तक भी आई। तो पटना में यह क्रांति एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था पीर अली के द्वारा 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला का नाम है गुरहट्टा मोहल्ला। क्या नाम है? गुरहट्टा मोहल्ला। वहाँ से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, कई बार सवाल यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से पीर अली कर रहे थे, ये किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा, पुस्तक विक्रेता। कब शुरू किए थे पटना में? ये 3 जुलाई 1857 को किए थे। कई बार मोहल्ला की बात बोल रहा था, तो मोहल्ला की भी बात बोलेंगे हम लोग, गुरहट्टा मोहल्ला। ऐसा नहीं बात है? चलिए, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए, उसके बाद देखिए, गया में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था, पटना का जरूर याद रखिएगा। पटना का कहाँ पहली बार शुरू हुआ, इस बात को याद जरूर रखिएगा। हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली, फतेह सिंह, हुक्का सिंह कर रहे थे। तो याद रखिएगा, गया से कौन कौन? 3 अली है, हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली। क्या बोलेंगे? हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखेंगे फतेह सिंह और हुक्का सिंह, ठीक है। ये सारे गया से नेतृत्व कर रहे थे, इस बात को याद रखेंगे। आपको पता है कि वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट को क्या कर दिया था? हरा दिया था। कैप्टन ली ग्रांट को हराया था। और इसके साथ साथ इन्होंने डगलस को भी हराया था। किसको हराया था? डगलस। और डगलस की ही जो सेना थी, वही सेना वीर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया था, और जिसके कारण गंगा पार करते समय वीर कुंवर सिंह की मृत्यु घायल अवस्था में 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी, ठीक है साहब। चलिए, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, 1857 की क्रांति की बात हुई है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 1857 की तत्कालिक कारण क्या था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत विस्तृत है। तो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर डाल दिए कि सवाल अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको पता है कि तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, 1857 की कई कारण थे। धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, प्रशासनिक व्यवस्था एक कारण बन के आया था, इस तरह की बातें थी। उसके बाद सैनिक जो विद्रोह हुआ था, तो सैनिक विद्रोह भी एक कारण बना, और सैनिक विद्रोह का हिस्सा था एक तत्कालिक कारण। तो इसमें कहा गया था कि जो सेना का, उस समय भारतीय जो सेना हुआ करती थी, जो अंग्रेजों की सेना में शामिल थी भारतीय लोग, तो कहा गया कि उस समय की एक राइफल आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है ना। एनफील्ड राइफल था। तो उस राइफल जो था ना, उसका राइफल का जो कारतूस हुआ करता था, वो एक पैकेट में बंद होकर के आया करता था, और वो पैकेट जो था वो बना था गाय और सूअर की चर्बी से। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि अफवाह था, केवल अंग्रेजों के खिलाफ एक साजिश था इस प्रकार की बातों को भड़काने के लिए।
लेकिन तत्कालिक कारण यही था कि वो जो एनफील्ड राइफल आया था, नहीं याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण कौन सी राइफलें बनी थी, तो याद रखिएगा एनफील्ड राइफल। क्या था वो? एनफील्ड राइफल। तो कहा जाता था कि उसकी कारतूसें जो है ना, वो पैकेट में सीलन से बचने के लिए उसको पैकेट में बंद करके आता था, और वो जो पैकेट था ना, वो गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ करता था, गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ करता था। और उस पैकेट से कारतूस को निकालने के लिए उसे दांत से खोलना पड़ता था, मुंह से खींच करके, आया समझ में। और कहा गया कि जो गाय से बना हुआ चर्बी का जो था पैकेट, वो दिया जाता था हिंदुओं को, और जो सूअर से बना हुआ था वो दिया जाता था मुसलमानों को। इसके साथ साथ ये भी अफवाहें थी कि जो भारतीय सैनिक है उसके खाने के जो आटे हुआ करते हैं, उसमें गाय और सूअर के हड्डी का पीस करके चूर्ण मिला दिया जाता था, ऐसा नहीं बात है, ताकि इसका धर्म क्या हो, भ्रष्ट हो जाए। तो इसी वजह से भारतीय सेनाओं को जब ये अब्बा की बातें पता चली, तो ये विद्रोह करना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना बंद कर दिया, ये प्रयोग करने से मना कर दिया। आ रहा समझ बात है। और यही जो कारण था, इसी को बोलते थे हम लोग तत्कालिक कारण। तो याद रखिएगा, तत्कालिक कारण याद रखिएगा कि एनफील्ड राइफल में गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग होना, ठीक है साहब। जिसके कारण जब ये बातें सामने आई, तो आपको पता है कि जो ब्राह्मण लोग हुआ करते हैं, ये ज़्यादा ही थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति सजग हुआ करते हैं। तो इन्होंने इसमें ही एक सैनिक थे मेरठ छावनी के, जो 34वीं एनफील्ड के मंगल पांडे थे। इसके द्वारा 28 मार्च 1857 को विरोध शुरू किया गया कि हम एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ये विरोध शुरू किया गया, विरोध जो ही किया, तो अंग्रेजों को जो ही पता चला, तो ये मंगल पांडे को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जो भी अधिकारी, जो भी सेना मंगल पांडे को पकड़ने का प्रयास किया, उन सारे को मंगल पांडे क्या कर दिया, क्षुद्रग्रह पे भेज दिया, ऐसे मतलब मार दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दी गई, फांसी दे देगी। देखिए, विरोध हुआ है 28 मार्च 1857 को, और फांसी हो गई 8 अप्रैल 1857 को, इनको फांसी दे दी गई, ऐसा नहीं में। चलिए, जो ही फांसी दे दी गई, तो स्वाभाविक बात है कि ये बातें और भी दूर दूर तक जाएंगी और हर जगह ये फैलेंगी, ऐसा नहीं में। और यही कारण था कि और भी सेनाएं जो भी शामिल थी, ये सेनाएं अपना अपना जो है सो विरोध प्रकट करना शुरू किया, जिसके कारण भारतीय सेनाओं से अंग्रेजों ने हथियार छीनना शुरू कर दिया। जो सेना विद्रोह कर रहा था, तो उसको पकड़ के जेल में डाल रहा था, और उससे हथियार छीनना, जो सेना के रूप में हथियार मिला था, उसको छीनना शुरू कर दिया। जो ही छीनना इसको शुरू किया, तो स्वाभाविक बात है कि जिस सेना का हथियार छीना जाता था, उसकी जो महिलाएं थी, वो सामूहिक रूप से ये समझ रही थी कि हमारे पति का हथियार छीनने का मतलब हुआ कि हमारे पति का क्या किया जाना, अपमान किया जाना, समझ रहे। इस वजह से 1857 की क्रांति में इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने पतियों के साथ महिलाएं भी 1857 की क्रांति में कूद पड़ी, ऐसा नहीं में। और धीरे धीरे ये विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पर उभरता चला गया, ऐसा नहीं बात है। तो यहाँ से सवाल ये भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में विद्रोह कौन कर रहे थे, कि लखनऊ से कौन कर रहे थे, जैसे भी पूछा बिहार से कौन कर रहे थे, तो अलग अलग जगह पे कौन कर रहे थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। और उन जगहों पर जो कर रहे थे, तो उसका दमन कौन सा अंग्रेज अधिकारी किया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। चलिए, अब देखिए, इसका जो विद्रोह कर रहे थे नाना साहेब धुंधु पंत, नाना साहेब का ही नाम था, याद रखिएगा, वास्तविक नाम क्या था, धुंधु पंत, ठीक है। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पंडुना। और याद रखिएगा, नाना साहेब वही व्यक्ति थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। और ये 1857 की क्रांति में इसलिए भाग लिए क्योंकि इनके जो पिता थे पेशवा थे मराठा के, और इन्हें जो पेंशन दिया गया था, लेकिन डलहौजी जब आया तो 1853 में क्या किया कि जो इनको पेशवाओं को मिलने वाला जो पेंशन था, उस पेंशन को डलहौजी ने रोक दिया था, जिसके कारण ये जो है सो नाना साहेब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे, कानपुर से। कहाँ से भाग लिए थे, कानपुर से, ठीक है साहब, याद रखिएगा, कानपुर से भाग लिए थे। और यहाँ पर जो कानपुर में
जो अंग्रेज अधिकारी 1857 के क्रांति का दमन किया था उसका नाम था सर विलियम कैंपबेल। कौन था? सर विलियम कैंपबेल। तो कई बार सवाल आएगा कि कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका दमन किस अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया गया? तो क्या बोलेंगे हम लोग? सर विलियम कैंपबेल। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, बेगम हजरत महल। कई बार पूछा गया है, ये कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से कर रही थी बेगम हजरत महल। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए इसका दमन कौन किया? लॉरेंस किया, ब्रिगेडियर इंग्लिश किया, हैवलॉक किया और कैंपबेल। ये सारे अधिकारी अलग अलग शिफ्टेशन करके ये सारे दमन किए थे। ठीक है ना। उस हाँ क्या बोले? क्योंकि बेगम हजरत महल की जो पुत्र था, ठीक है, दत्तक पुत्र, उसको वो क्या कहते हैं उत्तराधिकारी मानने से ये मना कर रहा था, इसी वजह से ये भाग लिया था। ठीक है ना। हड़प नीति के तहत उन क्षेत्रों को मिलाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता हड़प नीति के द्वारा उन क्षेत्रों को मिलाया जाता था जिन क्षेत्रों के राजाओं को अपना पुत्र नहीं हुआ करता था। और ये जो हड़प नीति लाया था आपको बताए थे, कौन लाया था? डलहौजी लाया था। फिर बाद में जाकर के हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग जो था इसको समाप्त कर दिया था। चलिए मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद से कर रहे थे। इसका दमन कौन किया? कर्नल नील किया। उसके बाद देखिए हाँ, बेगम जीनत महल और बहादुर शाह जफर और इसके साथ एक और व्यक्ति था जनरल वक्त खां। ये सारे कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खां ये सारे कहाँ थे? दिल्ली से कर रहे थे। और इसका जो दमन किया बिलोवी किया, निकोलसन किया और हडसन किया। देखिए हमको पर कॉमा डाल दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, हडसन किया। उसके बाद देखिए लक्ष्मीबाई, ये कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? झांसी से कर रही थी। और इसका जो दमन किया सर ह्यूरोज किया। ये काफ़ी VVI है, कई बार ये पूछा गया है। और जब इन्होंने, क्योंकि लक्ष्मीबाई इसका बड़ी कड़ा से मुकाबला किया था, इसी वजह से लक्ष्मीबाई को इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति में, ये हीरोज का शब्द था, हीरोज बोला था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र अकेली कोई मर्द थी तो वो लक्ष्मीबाई थी। ऐसा क्योंकि काफ़ी कांटे की टक्कर दी थी लक्ष्मीबाई इस समय इनको, ऐसा में। तो याद रखिएगा सर ह्यूरोज, ऐसा नहीं बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अगला देख लेते हैं साहब कि वीर कुंवर सिंह, ये कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। और यहाँ पर जो दमन किया था वो कौन किया था? विलियम टेलर किया था। और कौन किया था? विंसेंट आयर किया था। दोनों मिलकर के इसको दमन किया था। अब 1857 की क्रांति में एक दो टिप्पणियाँ हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो 1857 की क्रांति मात्र सिपाही विद्रोह था। यह कौन बोला? RC मजूमदार बोला। कौन बोला? RC मजूमदार बोला कि कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं था, केवल ये क्या था? सिपाही विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम था। यह कौन बोला था? जेम्स आउस्ट्रम बोला था। कौन बोला था? जेम्स आउस्ट्रम बोला था। ठीक है। और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी संघर्ष था। ये बातें कौन बोला था? कौन बोला था? ये सही बात है, BD सावरकर बोले थे। सही बात है साहब। और याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति नामक पुस्तक, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है। और इस पुस्तक को लिखे है VD सावरकर। कौन बोल लिखे है? VD सावरकर लिखे हैं। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति से इतना बातें हम लोग याद रखेंगे तो मोटा मोटी हम उतना पढ़ चुके हैं, जहाँ से सवाल अगर आएगा तो छूटेगा नहीं। दमनकर्ता कौन था, कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, शुरुआत बिहार में कब हुई थी, पूरे भारत के स्तर पर मेरठ से किस प्रकार से शुरू हुआ था, ये बातें हम लोग देख चुके हैं। चलिए साहब, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। आपको पता है कि जो भी प्राचीन काल की पुस्तकें हैं वो सारे हम लोग पढ़ाए हुए हैं। अब कहाँ पढ़ाए हुए हैं वो भी बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। चलिए साहब बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया साहब, देख लेते हैं कहाँ मिलेगा आपको। थोड़ा सा कुछ डाल दिए जो छुटा उटा था एक दो को, क्योंकि कबीरदास, रैदास, इस सूरदास दिया हुआ है ऑप्शन में, तो उनसे संबंधित एक दो पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है उनको भी डाल दिए ताकि एक भी चीज़ें छूटे नहीं। ऐसे बात है। चलिए तो मालविकाग्नि मित्रम कौन लिखे है? कालिदास के एक नाटक की कृति है। इसमें है क्या देखिएगा, इसमें इस नाटक में मालव देश,
मालव देश की एक राजकुमारी है जिसका नाम है मालविका। देश का नाम है मालव, उस समय का क्षेत्र का नाम है। वहाँ की एक राजकुमारी है जिसका नाम है मालविका। और तथा विदिशा का एक राजा है जिसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। तो इसी दोनों का प्रेम की कहानी और इसके साथ किस प्रकार से दोनों का फिर बाद में जाकर के विवाह होता है, इसकी कहानी का जो है सो इसमें दिया गया। प्रेम और उसके विवाह का वर्णन किया गया किसमें? मालविकाग्निमित्रम, जो कालिदास लिखे हैं। ऐसा में बात है। चलिए, कालिदास की अन्य कृति है कौन कौन है? देखिए, मेघदूत, याद रखिएगा कौन है? मेघदूत। और बाकी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह ये सब पहले लिखाए हुए ना। चलिए, अब देखिए कबीरदास की रचनाएं में प्रमुख कौन है? बीजक, रामायणी, शबद, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें इनकी है। सूरदास की जो कृति है साहित्य लहरी और सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर। बाकी जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं जो पूछा जाएगा, जैसे मुद्रा रक्षक हो गया, और भी जितना भी पुस्तक है वो सारे पुस्तक आपको मिल जाएगा। बिहार एसआई का पीटी का 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 में जाके पढ़ सकते हैं, और बिहार एसआई का मेंस का क्वेश्चन नंबर 10 में जाके पढ़ सकते हैं। मॉडर्न से लेकर के एंशियंट तक का जो भी पुस्तक है आप यहाँ दोनों में जाइएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी पुस्तक नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है साहब? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। चलिए, एक सवाल देखिए, बहुत हल्का वाला सवाल है। बोलिए, समाचार पत्र रस्तगप्तुर यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्मों से जुड़ा हुआ? क्या हो जाएगा? पारसी से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, आपको पता है कि ये पत्रिकाएं लिखे थे रस्तगप्तुर, और इनकी एक पुस्तक भी फेमस है जिसका क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत, याद रखिएगा, पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें आपको पता है कि धन के निष्कासन, इसका मतलब समझ में है? धन के निष्कासन या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है। मतलब अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों से पैसा चूस करके ब्रिटेन भेज रहा है और किस प्रकार से भारतीय पैसा का पलायन विदेशों में हो रहा है, इसके बारे में पहली बार जो बताए, कौन बताए? दादा भाई नौरोजी बताए। इस बात को याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में आकलन दिए थे, राष्ट्रीय आय के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। वयोवृद्ध नेता यानी वयोवृद्ध नेता, या बोलेंगे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से। और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 ईस्वी में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, कलकत्ता अधिवेशन में। ये सारी बातें आपको पता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के संसद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है साहब? चलिए, बाकी क्योंकि ये पत्रिकाएं और ये सारी बातें हम लोग पहले भी बताए हुए, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से जुड़े हुए थे, या इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो था किस धर्म से संबंधित था? पारसी धर्म से। और ये भाषाएं जो था, जो पत्रिका था, ये समाचार पत्र का, ये आंग्ल गुजराती भाषा में था। किस में था? आंग्ल गुजराती, ठीक है साहब? इस भाषा में था ये, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं साहब हम लोग। लोथल किस नदी के निकट स्थित? किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, क्या हो जाएगा? भोगवा नदी हो जाएगा। चलिए, बाकी हम लोग भोगवा से लेकर घग्घर तक, सिंधु से लेकर रावी तक जो भी नदी पढ़ना है, और जो भी चाहे लोथल हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, कालीबंगन हो, जो भी पढ़ना है, बिहार एसआई का जो मेंस क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ जा करके बड़ी आराम से आप पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्या बोले? हाँ, वही चीज़ें हैं, इसीलिए कर तो डिस्क्रिप्शन इतना हम डाले थे कि बाद में दिक्कत ना हो। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट बात बोल देते हैं।
नेक्स्ट है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, बताइए। कारकोट राजवंश, बताइए क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, लॉक करें। सही बात है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए ये नानदेव के बारे में सोच रही है। हाँ, नानदेव जिस वंश की स्थापना किया था। चलिए चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार सवाल देखने के लिए मिला है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, लेकिन ये अब एक बार जो मिल गया है ना, तो फिर अगर कश्मीर से पूछेगा तो फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए साहब, सबसे पहला नंबर, इसका संबंध कारकोट वंश का कहाँ से था? जम्मू कश्मीर से। तो हो सकता है कि आज अभी कारकोट वंश पूछा, कल पूछेगा उत्पल वंश का संबंध कहाँ से था, परसों पूछेगा कि लोहार वंश कहाँ से संबंधित था, इस तरह से पूछ सकता है ना। तो याद रखिएगा कि प्राचीन काल में कश्मीर पर 3 राजवंश प्रमुख था। पहले था कारकोट वंश था। कारकोट वंश के बाद जो बना वो बना उत्पल वंश बना, और उत्पल वंश के बाद जो बना वो बना लोहार वंश बना। प्राचीन काल का ये है। थोड़ा सा फिर वेरिएबल में आएंगे तो फिर ये बदलता है, ठीक है साहब। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। कारकोट वंश क्या था समझिएगा कि कारकोट वंश की जो स्थापना हुई थी ये 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन, कौन? दुर्लभ वर्धन ने हिंदू वंश के रूप में इसको स्थापित किया था। मतलब कश्मीर में हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कारकोट वंश की स्थापना 627 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, ठीक है साहब। अगला देखिएगा कि इसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ये जो था कश्मीर की यात्रा पर आया था। कश्मीर की यात्रा पर आया था। कई बार पूछा जाएगा कि वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने भारत के क्या कहते हैं यात्रा पर उन्होंने कश्मीर की भी यात्रा किया था। तो याद रखिएगा कौन था? वह ह्वेनसांग था, ठीक है साहब। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और आपको पता है कि 629 में चला था, 629 में चला था, 630 में पहुंचा था और 645 तक ये भारत में रहा था। बाकी ये सारी बातें बताए हुए हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया साहब। इसके समय का सबसे प्रतापी, देखिए स्थापना या इस समय हुआ तो इसका मतलब थोड़े है कि जो 29 में आया तो ये राजवंश खत्म हो गया होगा, सो बात नहीं है। चलिए, इसके समय का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ करता था उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापिंड था। क्या नाम था? ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक है, ये व्यक्ति थे। और इससे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है, कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है, यह मंदिर का निर्माण जो किया था ललितादित्य मुक्तापिंड। कौन किया था? ललितादित्य मुक्तापिंड किया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और बाद में आपको पता है कि जो सिकंदर लोदी वगैरह जो था कि सारे मूर्तियों को तोड़ करके कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए वो बांट दिया था कि आप इससे मांस तोड़िए सारे मूर्तियों को तोड़ करके। ऐसे बात है। चलिए, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर जो राजवंश आया उसका क्या नाम था? उत्पल था। कौन था? उत्पल राजवंश का शासन हो गया कारकोट के बाद। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको साहब। चलिए, उसके बाद देखिए उत्पल वंश। इस वंश का जो संस्थापक कौन था? अवंती वर्धन था। और अवंती की स्थापना, अवंतीपुर एक शहर है, उसकी जो स्थापना कौन किया था? अवंती वर्मन ने किया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की जो रानी थी वो कौन थी? विधा थी। कौन थी? विधा थी। एक महत्वपूर्ण शासिका हुआ करती थी, क्योंकि महिला शासिका उस समय की थी। ये बहुत बड़ी घटना है कि अगर महिला शासिका हुआ करती थी तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मध्यकालीन में एक शासिका बन जाती है रजिया सुल्तान। हम लोग रटते रहते हैं भारत की पहली महिला शासिका थी, लेकिन आप देखिए कि उससे पहले आप देख रहे हैं कि 980 में ही वो बनी हुई है। चलिए, उसके बाद देखिए इस वंश के बाद आता है लोहार वंश, ठीक है। तो लोहार वंश का जो संस्थापक था वो था संग्राम राज। कौन था? नाम से भी लग रहा है, लोहार वंश भी है। चलिए, तो संग्राम राज के बाद इसका जो शासक बना वो अनंत राज बना। कौन बना? अनंत राज बना। अनंत राज होता, अनंत राज हुआ। हर्ष का नाम सुने होंगे। हर्ष लोहार वंश का ही क्या था? शासक था। हर्षवर्धन नहीं, हर्ष अलग, हर्षवर्धन लोहार वंश का शासक था। इसी के दरबारी कौन थे? कल्हण। कौन थे? कल्हण। और आपको पता है कि लोहार वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? जयसिंह। कौन था? जयसिंह था। और जिसने 1128 से लेकर के 1155 तक इन्होंने क्या किया था?
शासन किया था। और क्योंकि कल्हण जो था, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, कल्हण की पुस्तक, जिसका क्या नाम है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदियाँ, राजाओं की नदियाँ। आए समझ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राजाओं, कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसमें किया है, इसी लेकर के इस पुस्तक का नाम रखा गया है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा इस बात को कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, इससे कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के इतिहास की। चलिए, कोई डाउट इसमें साहब, नहीं ना? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। जो जो टॉपिक हम लोग दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि जो भी डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो सारे फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मेरे समझ से अगर पैटर्न यही रहा, अगर फेर बदल ना करे, हो सकता है कि कहीं दरोगा आयोग हटा करके, जो बीपीएसएससी आयोग है, इसको हटा करके कहीं बीपीएससी आयोग को दे दे, तो अतुल प्रसाद आ जाएगा तो मिनटे मिनटे कुछ कुछ बोलते रहेगा, समझ रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर बीपीएसएससी आयोग अगर लेगा, समझ रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिलेबस वगैरह में किसी भी प्रकार का मेरे समझ से चेंज नहीं करेगा, तब आपको सवाल इतना कम से कम जरूर यहाँ से आ जाएगा जो पढ़ रहे हैं कि आप रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है, समझ रहे हैं ना, कि आप रिजल्ट में शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग तो मेहनत बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाएं और आपको याद ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया साहब, चलिए बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध कहता है कि आपके मानव जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है बच्चों, तो आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, आपका सारा कष्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसा बात है। तो ये अष्टांगिक मार्ग की जो बातें बोलते हैं, कौन बोलते हैं, गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है कि 8 प्रकार के मार्ग, 8 मार्ग। अब 8 मार्ग कौन कौन है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ऐसा में हो सकता है कि आपको भी कष्ट अपना खत्म करना है, तो 8 मार्ग पर चलिएगा, आपका दुख जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, अष्टांगिक मार्ग या सम्यक दृष्टि क्या है, आप अपने दृष्टि को बेहतर रखिए, मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह जो काला कहते हैं ना, ऐसे आप अपने दृष्टि को बड़ा जबरदस्त रखिए। ऐसे में बुरा नजर नहीं रखना चाहिए। ऐसे में तो सम्यक दृष्टि, तो क्या लग रहा है कि पहले प्लान फेल है, हाँ? चलिए, ये असंभव, कष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन दृष्टि साफ नहीं होगा, दिव्य दृष्टि होगा, है कि नहीं? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए निश्चय लेते हैं, तो अगर संकल्प ठान लेते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको संकल्प पर जो है सो दृढ़ रहना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, तभी आपका कष्ट दूर हो सकता है। ऐसा में जैसे कि अभी आप दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं, कल आ जाएगा ग्रुप डी, बोले छोड़ दरोगा वाला, चल ग्रुप डी में, ऐसा में बात है, तो कष्ट कहियो दूर होगा, नहीं होगा। फिर ग्रुप डी वाला 2-3 महीना करिएगा, हो गया बिहार पुलिस आ जाएगा, छोड़ अभी इसको ग्रुप डी, अब चल बिहार पुलिस में। ऐसा में तो कोना कोना कौन कोना सकली पुता कोना खेलते रह जाएंगे हम लोग। ऐसा में तो कोना कोना नहीं खेलना। ऐसा में चलिए, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, तो आपका वाणी जो होगा ना एकदम शुद्ध होना चाहिए, भाव में विनम्रता होनी चाहिए, समझ रहे हैं, तब आप जो है सो कष्ट से दूर हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, बोलिया बोले लू वैसे जैसे बोले लू कोयलिया, ऐसा में कोयल के जैसा बोली होना चाहिए, तभी आपका कष्ट क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए, क्या बोले, सम्यक कर्म, कर्म, कर्मांत, ठीक है, कर्मांत मतलब कर्मी समझना, कर्मांत मतलब कर्मी। चलिए, तो कर्म आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा कर्म मत करिए कि जिसमें लोभ मोह ये सब शामिल हो, प्रलोभन मत क्या करिए। ऐसा में आपका कर्म बेहतर होगा और आप अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके अपने जीवन के कष्ट को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक आजीव मतलब समझ में आते हैं, समझ में आया, एकदम बरहम चढ़ रही है, ऐसा में दुख दूर रहेगा। ऐसा में बात है, चलिए, सम्यक व्यायाम, नियंत्रण अगर व्यायाम करिएगा तो आपका शारीरिक रूप से क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो शारीरिक कष्ट भी क्या है, एक प्रकार का कष्ट है, तो उससे भी आप दूर रहिएगा अगर व्यायाम करिएगा तो। सम्यक स्मृति, अपने स्मृति को, अपने स्मरण को क्या करिए, तेज करिए, इसको मजबूत करिए, फिर आप कष्ट से दूर रहिएगा। ऐसा नहीं बात है। हम मान लीजिए कि कष्ट काहे न होगा, कोई बात, कुछ बातें बोल दिया, आप भूल गए,
और फिर बाद में आपको याद दिलवाएगा कि ये बातें भूल गए, अगला आदमी को कष्ट होगा, अगला आदमी फिर आपको आके बोलेगा, आपको कष्ट होगा। तो स्मृति आपकी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, क्या होना चाहिए? सम्यक समाधि। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा जो है ना मोक्ष की प्राप्ति की लालसा रखें, मतलब शुद्र ग्रह पर जाने की लालसा रखें, समझ रहे? मृत्यु से नहीं डरें। आए समझ में आया? चलिए, बाकी क्योंकि ये गौतम बुद्ध की बातें थी, गौतम बुद्ध से संबंधित था, तो गौतम बुद्ध से संबंधित और भी बातें पढ़ना है कि महानिष्क्रमण क्या है, महानिर्वाण क्या है, गौतम बुद्ध के माता का नाम, पिता का नाम, उपदेश किस भाषा में दिया करते थे, बौद्ध संगीति कब कब हुआ, ये सारे बातें अगर आपको पढ़ना है तो आप चल जाइए बिहार एसआई के मेंस का 2022 का क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सारी बातें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं बात है, आराम से आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? अच्छा, सवाल भारी बुझा रहा है क्या? अलवा वाला है। चलिए, आंसर क्या होगा? देखिए, 75% जो सवाल होता है ना वो बनने लायक होता है, समझ रहे? बस यही होता है कि 25% के चक्कर में हम लोग 75% को भी गवा देते हैं, समझ रहे? इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा पर रोक। आपको पता है कि सती प्रथा पर रोक कौन लगाया था? विलियम बेंटिक लगाया था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो आपको पता है कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में भी पढ़ाए हुए हैं पीछे, विलियम बेंटिक के भी बारे में पढ़ाए हुए, कहाँ पढ़ाए हुए हैं वो भी बात हम आपको बोल देंगे, खाली आंसर आप हमको बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा। ये इससे संबंधित नहीं था। बाकी पुलिस सुधार का काम किया, बंगाल विभाजन भी आपको पता है कि करजनमे के समय में हुआ था, समझ रहे हैं? उसके बाद सेना और न्यायिक सुधार भी करजन के समय में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा साहब। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन जल्दीबाजी में। इसका आंसर क्या होता? सती प्रथा पर रोक। चलिए, अब देखिए, करजन जो था 1902 में एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की क्या था? स्थापना किया था। तो कई बार पूछा जाए, क्योंकि पुलिस विभाग था, तो याद रखिएगा कि पुलिस विभाग की जो स्थापना किया था किसकी अध्यक्षता में किया था? एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है साहब। उसके बाद करजन 1904 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। फिर करजन देखिए 1901 में कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग की स्थापना की। कब कौन विभाग की स्थापना की, इसको देख लीजिए। फिर 1901 में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इन्होंने रेलवे आयोग की स्थापना की, लेकिन इसको जो औपचारिक गठन किया गया वो 1905 में किया गया, ठीक है साहब। बाकी आप बिहार एसआई का मेंस 2020 का क्वेश्चन नंबर 12 में जाकर के आप लॉर्ड कर्जन के बारे में और पढ़ सकते हैं, डलहौजी के बारे में पढ़ सकते हैं, सती प्रथा पर जो रोक लगाने वाला था विलियम बेंटिक उसके बारे में जाकर के पढ़ सकते हैं, और लॉर्ड रिपन के भी बारे में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बात है, ये सारे आपको बिहार एसआई मेंस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया साहब। चलिए एगो चिकन वाला सवाल बोल देते हैं। बोलिए कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले समझना ये बात है। देखिए, अप्रत्यक्ष तरीका से कैसे पूछा। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित देश समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखिए, 29 अगस्त 1947 को कौन समिति बनी थी? प्रारूप समिति। कौन बनी थी? प्रारूप समिति। इसी को बोलते हैं पांडुलेखन। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति। और इसी को क्या बोलते हैं? मसौढ़ा समिति। तो आपको पता है कि VR अम्बेडकर तो ये अध्यक्ष ही थे, ये तो सदस्य थे। के एम मुंशी ये भी थे। टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे क्या? ये नहीं थे साहब, ये नहीं थे। तो आंसर यही होता, ऐसा बात है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। क्या बोले? नहीं, डाल दिए इसी में, इतिहास में। चलिए, अब देखिए, इसका आंसर होता है राजेंद्र प्रसाद।
सबसे पहला नंबर आपको पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। और आपको बताए थे याद करने का भी तरीका कि एगो अम्बेडकर जी का अध्यक्ष याद रखिए, उसके बाद याद रखिए कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव। देखिए एक अम्बेडकर, उसके बाद याद रखिएगा कृष्ण कन्हैया गोपाल माधव। कृष्ण जी का चारों नाम याद रखना है, आए समझ में। और कृष्ण जी कहाँ जाके मिलते हैं? खेत में। कहाँ जाके? खेतान। तो देखिए याद हो गया ना, 1 2 3 4 5। एगो अध्यक्ष वाला 6 को याद हो गया। और एक याद रखेंगे मोहम्मद सादुल्लाह को, आए समझ में। ये बातें हो गया। चलिए, क्योंकि ये संविधान सभा से जुड़ा हुआ सवाल था। संविधान सभा की और भी कई समितियां थी, उसके कई अध्यक्ष हुआ करते थे। संविधान सभा में कौन भाग नहीं लिया, कौन इस्तीफा दे दिया, संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस समिति के सिफारिश पे हुआ, ये सारे बातें अगर आपको पढ़ना है तो बिहार एसआई के मेंस 2022 का पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 में जाइए, आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा। आज समझ बात है? कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया साहब। चलिए एक सवाल और पढ़ा देते हैं, नहीं कुछ रखे हुए ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन के समय, एक से पहले तुरंत अभी हुआ पहले, तो अभी बोल रहे हैं कि करजन में जो था दुर्जन्मा था, यही बंगाल का विभाजन किया था। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें बुझा गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए अब पढ़ लेते थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया था डलहौजी, एल्गिन प्रथम, एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए साहब देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होता? कर्जन। आंसर क्या होता? कर्जन। एल्गिन प्रथम के बारे में हम नहीं बताए थे शायद, एल्गिन प्रथम के बारे में नहीं बताए थे। एल्गिन प्रथम के बारे में बहुत कुछ है ही नहीं, बस याद रखिएगा इसका कार्यकाल 1862 से 63। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और बहावी आंदोलन जो शुरू हुआ था, बहावी आंदोलन आपको पता है ना, बहावी आंदोलन से बताए होंगे। बहावी आंदोलन जो बिहार में शुरू हुआ था 1931 में हुआ था, लेकिन ये बरेली से जो शुरू हुआ था, अहमदुल्लाह बरेलवी के द्वारा, वो बरेली से शुरू हुआ था। बरेली से 1930 से शुरू हुआ था, 31 में जाकर के काफ़ी फेमस हो गया और ये पटना इसका प्रमुख केंद्र बन गया। कहाँ बन गया था? पटना बन गया था। इस बात को याद रखिएगा। और ये लंबा चला था बहावी विद्रोह, और बहावी विद्रोह का जो दमन कर दिया था, इसको दबा दिया था, वो कौन किया था? एल्गिन प्रथम। बहावी आंदोलन को क्या कर दिया था? दबा दिया था। और याद रखिएगा कि 1863 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि एल्गिन को अलगा दिए। क्या याद रखेंगे? एल्गिन क्या हो गया? अलग गया। एल्गिन क्या हुआ? अलग गया। तो कई बार सवाल आएगा कि वह कौन सा भारत के गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय थे जिसकी मृत्यु भारत में हुई, जिसकी मृत्यु भारत में हुई। तो याद रखिएगा जो 2-3 व्यक्ति थे जो यहाँ पर मरा था, उसका नाम बोल लेते हैं। एक याद रखिएगा कार्नवालिस। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1805। सब लोग भुलक्कड़ है, 1805 में। तो याद रखिएगा कि कार्नवालिस की मृत्यु 1805 में हो गई थी। और इसको उत्तर प्रदेश के यूपी के गाजीपुर में दफना दिया गया था। तो याद रखिएगा कि कार्नवालिस को गाजीपुर में गाड़ दिए। क्या याद रखेंगे? कार्नवालिस को गाजीपुर में गाड़ दिए। एल्गिन को 1863 में धर्मशाला में अलगा दिए। आए समझ में? और 1872 ईस्वी में याद रखिएगा लॉर्ड मेयो, आए समझ में? लॉर्ड मेयो को एक अफगानी जो था अफगानी, वो क्या किया था? उसको चाकू से मार दिया। चाकू से गोद करके ना, चाकू से गोद के मार दिया अंडमान में। कहाँ मार दिया? अंडमान में। तो याद रखिएगा चाकू से मारेगा किसको? मेयो को। तो मेयो को मेमिया दिया। आज सच बात है। कब? 1872 में। तो मेयो को मेमिया दिए। गाजीपुर में एल्गिन को, आज समझ बात है, याद हो गया ना? कोई डाउट? यही तीनों मरा था यहाँ पे। आज समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब चला ये एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल था 1894 से लेकर के 99 तक। ठीक है साहब? चलिए अब देखिएगा साहब, इसी के समय 1895 से लेकर के 1898 के मध्य बिहार में, मध्य यूपी में, पंजाब में, एमपी में भयंकर अकाल आया था। ठीक है साहब?
भयंकर अकाल आया था इस टाइम में, क्योंकि अकाल उस समय बराबर आया करता था, समझ रहे, क्योंकि ये सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देता था, केवल शोषण पर ध्यान देता था। आ रहा समझ बात है, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए साहब, अब देखिए एल्गिन द्वितीय का कथन क्या था जानते हैं? एल्गिन द्वितीय अपना एक उपदेश दिया था। उपदेश क्या दिया था? कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। आज समझ में ये बातें कौन बोला? एल्गिन द्वितीय। और एल्गिन प्रथम को हम लोग तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दो गो ऑप्शन दिया हुआ था, एगो कर्जनमा एगो डलहौजिया। आज समझ में, तो कर्जनमा को याद रखेंगे हम लोग, कहाँ जाके पढ़ेंगे? कर्जन और डलहौजी दोनों के बारे में अगर पढ़ना है तो बिहार एसआई का मेंस का 2020 का क्वेश्चन नंबर 12 में जाइएगा, आप कर्जन और डलहौजी दोनों को आराम से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं ना? बाकी कुछ सवाल और बच गया है, 8 सवाल और होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है साहब।